हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दो छोटे से टॉपिक के बारे में, इंस्ट्रूमेंट और अटेस्टेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी एक्ट में किसी इंस्ट्रूमेंट से हमारा मतलब होता है कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट आप समझते हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसपे लीगली जो होगा किसी अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव होगा, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो जनरली दो तरीके से हो सकता है, इधर बाय ओरली और इन अ रिटन वे। अगर ओरली किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे किसी भी रिटर्न डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि उसके नाम से क्लियर होता है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी का, अब वो प्रॉपर्टी हमारी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब मूवेबल किसको बोलते हैं, इमूवेबल किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो सब देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक रिटन फॉर्मेट में होता है तो वहां पे एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट पे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इंडिकेट किया जाता है, सब कुछ उस पर लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कौन कर रहा है, कौन उसको रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बारे में उसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। साथ में जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को किसने मॉनिटर किया, यानी कि एज ए विटनेस वहां पे कौन प्रेजेंट था, वो सब भी वहां पे मेंशन होता है और उन सबके सिग्नेचर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा वो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, उसी को हम बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड सेंस में देखा गया है। अब यहाँ पे लिमिटेड सेंस का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होगा। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, नॉन टेस्टामेंट्री। तो यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे दो तरह के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फॉर्म होती है। पहला तो होता है इन अ वे ऑफ टेस्टामेंट्री फॉर्म, दूसरी होती है हमारी नॉन टेस्टामेंट्री फॉर्म। टेस्टामेंट्री फॉर्म से हमारा मतलब होता है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले पर्सन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी एक्चुअली में ट्रांसफर होती है। हम इसको एक समझ सकते हैं विल के थ्रू। ऐसे जितने भी ट्रांसफर होते हैं जो कि विल के थ्रू होते हैं वो टेस्टामेंट्री फॉर्म में होते हैं। और जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि विल फाइनली एग्जीक्यूट कब होती है, जबकि विल को बनाने वाला पर्सन मर जाता है। तो ऐसे जितने भी ट्रांसफर होंगे वो टेस्टामेंट्री फॉर्म में आएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बोलेंगे। लेकिन जब हम नॉन टेस्टामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं तो नॉन टेस्टामेंट्री फॉर्म में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो दो लिविंग पार्टीज के बीच में होता है। दैट मीन्स जिस टाइम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला, जिसको कि हम बोलेंगे ट्रांसफरर, एंड जो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, जिसके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसफरी। सो एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोथ विल बी इन अ लिविंग स्टेट। दोनों ही पर्सन उस समय जीवित अवस्था में होंगे। सो प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट को केवल एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया गया है। अब अगर इन दोनों को मिला के अगर हम एक इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं एनी डॉक्यूमेंट विच इज नॉट द सेम एज नेचर ऑफ विल इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जो कि विल के नेचर के नहीं होते, यानी कि जो टेस्टामेंट्री नहीं होते, वो नॉन टेस्टामेंट्री होंगे, और अगर वो नॉन टेस्टामेंट्री है तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट से समझने के लिए ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी की डिटेल मेंशन है, उनके सिग्नेचर वहां पे प्रेजेंट है, उसको प्रॉपर्टी एक्ट में किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं माना गया है। इट इज नॉट द प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, whether it forms a role of evidence
जो इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉपर्टी एक्ट में, उसका रोल एक एविडेंस की तरह होता है, यानी वो बस इस चीज का सबूत है कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है, वो इस चीज का केवल एक एविडेंस की रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी ट्रांसफर बिल की फॉर्म में हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो टेस्टामेंट्री फॉर्म के होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर कहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है और वहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, देन उस कंडीशन में हम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट। तो छोटा सा टॉपिक था, इससे बहुत ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, तो इतना काफी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज अटेस्टेशन। अटेस्टेशन को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है दैट द एक्ट ऑफ विटनेसिंग the act of witnessing the execution of a document and subscribing the name of witness in the testamentary of such act. सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो जनरली दो तरीके से हो सकता है, या तो ओरली हो रहा होगा या फिर एक रिटन फॉर्मेट में हो रहा होगा। सो जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक रिटन फॉर्मेट में होता है, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को वैलिड तभी माना जाता है अगर उस टाइम पे एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफरी के फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, उस सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, उसकी ट्रूथफुलनेस को असेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन वहां पे प्रेजेंट होंगे, और इसी फॉर्म को बोलते हैं हम एक अटेस्टेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया ये कोई पर्सन है एक्स जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है इन द फेवर ऑफ वाई। इस कंडीशन में जो ट्रांसफरर है वो अपनी प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में फेवर कर रहा है? वाई के रेस्पेक्ट में। और इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए पी और क्यू यहाँ पे दो पर्सन प्रेजेंट है। यहाँ पे इन दोनों पर्सन का रोल केवल इतना होता है कि इस पूरी सिचुएशन को ये मॉनिटर कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इन अ ट्रांसपेरेंट मोड। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फोर्स या मिस रिप्रेजेंटेशन का सहारा नहीं लिया जा रहा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे अटेस्टेशन। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर या एग्जीक्यूटेंट, और जो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है यानी जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरी। और जो पर्सन वहां पे एज ए विटनेस प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे अटेस्टिंग विटनेस। सो जैसा हमने अभी देखा कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने वाला पर्सन है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेंट। अब जो विटनेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं, विटनेस के लिए बेसिक कंडीशन ये होती है कि मिनिमम 2 विटनेस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए जिस टाइम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि इस सिचुएशन को असेस करेंगे कि पूरी सिचुएशन जितने भी फैक्ट उस टाइम पे उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो सारे के सारे ट्रू हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। तो एटलीस्ट वहां पे 2 पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम अलाउ नहीं होगा। और जो पर्सन एज ए विटनेस वहां पे प्रेजेंट है वो साउंड माइंडेड होने चाहिए, साथ में मेजर भी होने चाहिए, उनकी एज 18+ होनी चाहिए। और साउंड माइंडेड का मतलब उन्हें वो किसी भी तरह के मेंटल ऑर्डर से नहीं सफर कर रहे। सो ये हमारा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन। सो जैसा एलिजिबिलिटी होती है कि कौन कौन अटेस्ट कर सकता है, सो एज यूजुअल 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो कि 18+ की एज को अटेन कर दिया हो, साउंड माइंडेड हो, ल्यूनेटिक नहीं होने चाहिए। साथ में यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो स्क्राइब होता है, स्क्राइब से मतलब होता है जो टाइपिस्ट या राइटर होगा जो कि उस लीगल डॉक्यूमेंट को तैयार करता है, टाइप करता है या लिखता है, वो पर्सन इनिशियली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक अटेस्टेटर का रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अपना रोल प्ले करता है, यानी कि वहां पे वो एज ए विटनेस अपना काम कर रहा है, वहां पे सिग्नेचर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि वो इस पूरी की पूरी डील में एक ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो उस ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोई भी जो अटेस्टेशन होता है उसको कब वैलिड माना जा सकता है, कब वो वैलिड नहीं होगा। सो वन बाय वन देखते हैं। पहली कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है कि जो विटनेस है, नंबर ऑफ विटनेस ऑलवेज बी 2 और मोर। जो विटनेस है 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 से कम विटनेस अगर है तो अटेस्टेशन वैलिड नहीं होगी। दूसरी जो कंडीशन है, attestator though need not see the execution of the legal instrument, he must either see the executant sign or affix his mark or see anyone else to do on the direction of executant। जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ कहता है कि जिस टाइम पे जो एग्जीक्यूटर है यानी कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो सेल डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम पे विटनेस का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। विटनेस के पास जब वो डॉक्यूमेंट पहुंचेगा उस टाइम पे अगर वहां पे एग्जीक्यूटेंट के साइन प्रेजेंट है तब ये मान लिया जाएगा कि वो जो ट्रांसफर है वो वैलिड होता है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो इंडियन लॉ है वो ब्रिटिश लॉ से थोड़ा सा अलग है। जो ब्रिटिश लॉ है जिसको इंग्लिश लॉ भी बोलते हैं, इंग्लिश लॉ कहता है कि जिस टाइम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे अटेस्टर का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये तो पॉइंट है यहाँ पे जिसके बीच में इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है। इंडियन लॉ कहता है कि जो अटेस्टेटर है, अटेस्टेटर का जो रोल है वो एक्चुअल ट्रांसफर के टाइम पे उनका प्रेजेंट होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ इस पर फोकस करता है कि ट्रांसफर तभी वैलिड माना जाएगा जब अटेस्टेटर वहां पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अटेस्टेटर मस्ट sign or affix his mark in the presence of executant। यानी कि जो हमारे विटनेस हैं या जिसको हम अटेस्टेटर बोल रहे हैं, अटेस्टेटर अपने सिग्नेचर या जो उनका मार्क होगा यानी कि जिसको हम अंगूठा लगाना बोलते हैं, तो जो अटेस्टेटर होगा वो अपने साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा, लेकिन उस टाइम पे एग्जीक्यूटेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पे समझना कि जब एग्जीक्यूटर प्रॉपर्टी का एक्चुअल ट्रांसफर कर रहा है उस टाइम पे अटेस्टेटर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अटेस्टेटर जिस टाइम पे साइन कर रहा है या अपना अंगूठा लगा रहा है उस टाइम पे एग्जीक्यूटेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी उस ट्रांसफर को वैलिड माना जाएगा और वो जो विटनेस है उसको अटेस्टिंग विटनेस माना जाएगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अटेस्टेटर कैन ओनली साइन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट। जो ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट पे जब एग्जीक्यूटेंट अपने सिग्नेचर कर देगा केवल उसके बाद ही जो अटेस्टिंग विटनेस होगा वो उस पर सिग्नेचर करेगा। अगर वो उससे पहले करता है तब उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कहती है that the attester need not sign or affix their mark at the same time। ये जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एज ए विटनेस रोल प्ले कर रहे हैं तो सारे के सारे उस मोमेंट पे एक साथ प्रेजेंट हो, और ये भी जरूरी है कि वो सिग्नेचर एक साथ करें। ऐसा हो सकता है एक विटनेस अभी साइन करे, भाई एक ने 2 घंटे बाद साइन किया या 4 घंटे बाद किया या फिर अगले दिन साइन कर दिया, उस कंडीशन में भी जो अटेस्टेशन होगा वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट इज अटेस्टेटर शुड बी श्यू जनरस। श्यू जनरस का मतलब है कि जो भी वहां पे अटेस्टिंग विटनेस का रोल प्ले कर रहा है दैट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो पर्सन है वो माइनर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स उसकी एज 18 से अबव होनी चाहिए, साथ में वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर या लुनेटिक नहीं वो होना चाहिए पर्सन। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कहती है अटेस्टेटर मस्ट बी एनिमो अटेस्टेंडी। यहाँ पे जो एनिमो अटेस्टेंडी टर्म है इसका मतलब है द अटेस्टेटर हैज साइंड द लीगल इंस्ट्रूमेंट विद एन इंटेंशन टू अटेस्ट। दैट मीन्स अटेस्टेटर ने साइन तो कर दी लेकिन वहां पे उससे किसी गलत तरीके से सिग्नेचर करा लिए गए, या जिस टाइम पे उससे साइन कराए गए उस टाइम पे उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी उस वहां पे सिग्नेचर करने की, उसको अटेस्ट करने की, तो
अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में भी जो अटेस्टेशन होगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो इंटेंशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन, दैट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट does not validate an attestation if the attesting witness is a party of transfer। यानी कि जो पर्सन ट्रांसफर की एक्चुअल पार्टी है, जिन पार्टीज के बीच ट्रांसफर हो रहा है, एक है पार्टी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला और एक है उसको रिसीव करने वाला, वो अटेस्टिंग विटनेस का रोल प्ले नहीं कर सकते। मान लो ए कोई पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी के फेवर में ट्रांसफर कर रहा है, उस कंडीशन में ना तो ए अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है और ना ही बी अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। उन दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब अटेस्टिंग विटनेस का रोल प्ले कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि वो सारे मेजर होने चाहिए, जितने भी पर्सन है एज ए विटनेस रोल प्ले कर रहे हैं सभी के सभी मेजर होने चाहिए और साउंड माइंडेड होने चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कहती है दैट द अटेस्टेटर इज नॉट एस्टॉप। यहाँ पे एस्टॉप का मतलब होता है दैट देयर इज इफ देयर इज नो प्रूफ दैट ही इज अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट देन द अटेस्टेशन विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो यहाँ पे अभी एक कंडीशन आई थी क्या कि जो अटेस्टेटर है वहां पे उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने की। ये इसी का एक एक्सटेंशन हम इसको कह सकते हैं। ये कहता है कि भाई उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए और साथ में जो कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो भी क्लियर कट उसको पता होना चाहिए अटेस्टिंग विटनेस को। यानी कि जो कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा गया है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज उस विटनेस को होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब भी उस अटेस्टेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड जो नेक्स्ट कंडीशन कहती है दैट द अटेस्टिंग विटनेस नीड नॉट आइडेंटिफाई ईच अदर। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी विटनेस हैं वो सारे एक दूसरे को जानते भी हों। मान लो ए ने बी के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, वहां पे एक्स वाई और जेड तीन पर्सन एज ए अटेस्टिंग विटनेस प्रेजेंट थे, तो ये कोई कंडीशन ही नहीं है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो ये कुछ कंडीशंस थी जिनके रेस्पेक्ट में हम ये देखते हैं या हम कहें कि कोर्ट देखता है कि जो हमारा अटेस्टेशन है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। अब कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक केस था एमएल अब्दुल जब्बार सिंह वर्सेस वेंकट शास्त्री का। इसमें जो वैलिड अटेस्टेशन है इसका इंपॉर्टेंस बताया गया। इसमें कहा गया कोर्ट में that it is essential that the witness put his signature animo attestandi। यानी कि जो पर्सन सिग्नेचर कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वहां पे। अगर अटेस्टिंग विटनेस की इंटेंशन नहीं है सिग्नेचर करने की फिर भी उससे सिग्नेचर कराया गया है फोर्सफुली या किसी और दूसरे तरीके से किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तब उस अटेस्टेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। इस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर था, रजिस्टरिंग ऑफिसर की जो एक्चुअल इंटेंशन थी वो उसको अटेस्ट करने की नहीं थी, तब उस कंडीशन में ये जो अटेस्टेशन था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। एक और केस था पदार्थनाथ हलवाई वर्सेस रामनारायण का। इसमें कहा गया कि जो एग्जीक्यूटेंट थे यानी कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जिस पर्सन ने किया है वो पर्दानशी वुमेन थी। पर्दानशी एक कह सकते हैं, एक उर्दू की टर्म इसको कह सकते हैं, बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। पर्दा नशी वुमेन से मतलब होता है कोई भी एक लेडी जो कि घूंघट में रहती है, जिसने कोई बुर्का वगैरह यूज किया हुआ। सो इस केस में कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटेंट हैं वो पर्दानशी वुमेन थी, इसलिए उनका चेहरा तो कोई पर्सन देख ही नहीं सकता है। उस कंडीशन में अटेस्टेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। तब कोर्ट में ये बताया गया कि जो अटेस्टिंग विटनेस थे, अटेस्टिंग विटनेस ने उन एग्जीक्यूटेंट को रिकॉग्नाइज किया। कैसे? बाय देयर वॉइस, एंड दे से दैट दे सॉ ईच लेडी एग्जीक्यूट द डीड विद हर ओन हैंड। उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो जो दोनों लेडीज थी उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया उनकी वॉइस के थ्रू, और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जिस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही थी दोनों लेडी एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट थी और उन्होंने जो सिग्नेचर किए हैं वो खुद अपने हाथों से किए, उनकी जगह किसी दूसरे पर्सन ने आके वहां पे सिग्नेचर नहीं किए। उस कंडीशन में
कोर्ट ने अटेस्टेशन को वैलिड करार दिया। एक और केस था, भागवत वर्सेस गोरख का केस था। इसमें ये कहा गया, mere attestation of a document is no proof that the attesting witness is aware of the content of the document। कि attesting witness के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सिग्नेचर है, ये किसी चीज का प्रूफ नहीं है कि वो उसने जानबूझ के यानी अपनी इच्छा के साथ में वहां पे सिग्नेचर किए हैं, और जो कुछ भी मेंशन किया गया उस डॉक्यूमेंट में उसकी पूरी की पूरी नॉलेज उस पर्सन के पास में प्रेजेंट है जो कि वहां पे विटनेस था। सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे 2 टॉपिक्स थे जो यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड फाइनली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।